हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल इंग्लिश क्लास फॉर ग्रामर। आज हम केस के बारे में अध्ययन करेंगे। केस क्या, केस क्यों। जब हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, जब हम वॉइस चेंज करते हैं, तो मान लीजिए हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है ही हेल्प मी, तो उसका पैसिव वॉइस होता है आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। हम यहां ये पा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा ही सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ये हिम में चेंज हुआ, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट में हमारे पास मी वर्ड है, ये पैसिव वॉइस में आई का रूप लेकर आया। जब हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, तब हम पाते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होता है he told me that I was happy। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे पास यू है, नरेशन चेंज करते समय ये आई में बदला। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस है he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि हेल्प यू। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होता है he told me that रवि had helped me। रवि हेल्प मी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें हमारे पास यू है और ये मी में चेंज हुआ। ही, मी, आई, हिम, यू, मी, यू, आई, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। और जब हम वॉइस चेंज करते हैं या जब हम नरेशन चेंज करते हैं, तो जो प्रोनाउंस होते हैं ये थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, ये बदलाव के साथ काम करते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड द डिफिकल्ट वर्क परफेक्टली ऑन टाइम एंड वाज अप्रिशिएटेड। इनडायरेक्ट स्पीच होता है ही सेड दैट ही हैड डन द डिफिकल्ट वर्क परफेक्टली ऑन टाइम एंड हैड बीन अप्रिशिएटेड। अब यहां पर अगर हम अपने रिपोर्टेड स्पीच को देखें, इट मींस अंदर के सेंटेंस को देखें, आई डिड द डिफिकल्ट वर्क परफेक्टली ऑन टाइम एंड वाज अप्रिशिएटेड, इसमें वर्क हमारा नाउन है, आई इसमें हमारा प्रोनाउन है, डिड वाज अप्रिशिएटेड ये हमारे वर्ब है, डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव है, परफेक्टली हमारा एडवर्ब है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, एंड हमारा कंजंक्शन है। और जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात करें हैं कि अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, और जो भी वर्ड होता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इट मींस ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सेंटेंस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे पास 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जब हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, तो आप थोड़ा समझिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो रहा है। वर्क हमारा नाउन है, वर्क यहां पर है, इट मींस नाउन चेंज नहीं होता है। आई हमारा प्रोनाउन है, ही हमारा प्रोनाउन है, मतलब आई हमारा ही नहीं चेंज हुआ, इट मींस प्रोनाउन चेंज होता है। डिड हमारा वर्ब है, वॉज अप्रिशिएटेड हमारा वर्ब है, डिड हमारा हैड डन में चेंज हो रहा है, और वॉज हमारा हैड बीन में चेंज हो रहा है, इट मींस वर्ब चेंज होता है। डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट यहां पर एज इट इज है, इट मींस हमारा एडजेक्टिव चेंज नहीं हुआ। परफेक्टली हमारा एडवर्ब है, परफेक्टली यहां पर भी एज इट इज है, मतलब हमारा एडवर्ब भी चेंज नहीं हुआ। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन यहां पर भी है, इट मींस ऑन भी चेंज नहीं हुआ। एंड हमारा कंजंक्शन है, एंड यहां पर भी है, एंड भी चेंज नहीं हुआ। इट मींस ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ग्रामर में सेंटेंस है और सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और हमें यही समझना है एक इजी वे में कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां कैसी एक्टिविटी करते हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिमिट कहां तक है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो यहां पर हम यह कंक्लूड कर रहे हैं कि प्रोनाउंस चेंज होते हैं,
वर्ब्स चेंज होते हैं, बाकी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होते हैं। इंटरजेक्शन एक हल्का सा बदलाव आता है, वो हम जब नरेशन डील करेंगे तब हम बात करेंगे। और इंटरजेक्शंस बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं सेंटेंस में। जब हम केस की बात करेंगे तो केस में हम सिर्फ प्रोनाउंस की एक्टिविटीज को समझेंगे, क्योंकि वॉइस चेंज करते समय, नरेशन चेंज करते समय ये अलग अलग एक्टिविटी में चले जाते हैं। और जो वर्ब है इसमें तो हमारा पूरा ग्रामर बचा हुआ चलता है, चाहे आप टेंस की बात करें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करें, आप नरेशन की बात करें, ठीक, आप इंफिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल की बात करें, ठीक, आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें, आप सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, दे एंटायरली डिपेंड ऑन वर्ब। वर्ब का दायरा बहुत लंबा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा है कि वर्ब तो हार्ट है, पूरी ग्रामर उसी पे चलती है और पूरी इंग्लिश ही वर्ब के इर्द गिर्द चलती है। तो केस में हम प्रोनाउंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब समझिए केस हमें क्या बताता है। केस हमारे पास इंग्लिश में 4 होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मीन्स जो भी इंग्लिश के सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में वर्क करता है, जो भी इंग्लिश के सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गुड, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हम एक वर्ड को एक काम के लिए नहीं रोक सकते। वेल कुआं भी होगा, वेल अच्छा भी होगा। इसलिए अगर हम ही की बात करें तो ही का आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग तरीके से होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से ही सब्जेक्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ही प्रोनाउन है, और केस के हिसाब से ही नॉमिनेटिव केस है। सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नाम से क्लियर है, ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्टिव केस। इट मींस जो भी इंग्लिश के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल, रवि कॉल्ड मी। रवि हमारा सब्जेक्ट नाउन फॉर्म में, कॉल इसमें हमारा वर्ब, और मी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी ऑब्जेक्टिव केस है। अगेन द सेम थिंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से मी हमारा प्रोनाउन है, और केस के हिसाब से मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। थर्ड है पॉसेसिव केस। जब किसी वर्ड से स्वामित्व या अधिकार का पता चलता है तो यह पॉसेसिव केस कहलाता है। और टर्म से ही क्लियर है, पॉसेस से बना पॉसेसिव। पॉसेस मीन्स स्वामित्व या अधिकार। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। इस सेंटेंस में जो माई वर्ड है ये अधिकार बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है, इसलिए यह पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, नाउन के और प्रोनाउन के। प्रोनाउन के पॉसेसिव केस वर्ड स्पष्ट करता है, हम उसको बनाते नहीं। एम को माई को हमने बनाया नहीं, यह हमें इंग्लिश में उपलब्ध होता है, हम सिर्फ इसे यूज करते हैं, और यह हमें हर डिक्शनरी में मिलेगा और सीधे रूप से मिलेगा, माई वर्ड। लेकिन नाउन के पॉसेसिव केस हम बनाते हैं, और नाउन के पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी चिन्ह और सफिक्स यानी प्रत्यय एस का यूज करते हैं। GIRL गर्ल हमारा ओरिजिनल वर्ड है नाउन। GIRL गर्ल, GIRL गर्ल, GIRL गर्ल। यहां पे GIRL गर्ल नाउन में ना तो एपोस्ट्रोफी है, ना ही सफिक्स एस है। GIRLS गर्ल्स इस नाउन में सफिक्स एस है लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं है। GIRL एपोस्ट्रोफी एस गर्ल्स इस नाउन में एपोस्ट्रोफी है, एस है, एपोस्ट्रोफी पहले है, एस बाद में है। GIRLS के बाद एपोस्ट्रोफी इस नाउन में एपोस्ट्रोफी भी है, एस भी है, लेकिन एस पहले है, एपोस्ट्रोफी बाद में है। अब यहां पर हम नाउन की 4 कंडीशंस देख रहे हैं, चारों की उपयोगिताएं अलग हैं। GIRL गर्ल हमारा सिंगल नंबर नाउन है। शी इज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। GIRLS गर्ल्स यह हमारा प्लूरल नंबर नाउन है। माय हर डिक्शनरी में मिलेगा, गर्ल हर डिक्शनरी में मिलेगा, गर्ल्स हर डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। और जब भी मिलेगा ये
तो आप GIRL गर्ल पाएंगे और ब्रैकेट में आपको लिखा मिलेगा PL, इट मींस प्लूरल, फिर गर्ल्स लिखा मिलेगा। GIRL इज गर्ल्स, प्लूरल नंबर नाउन। दे आर गुड गर्ल्स, वे अच्छी लड़कियां हैं। तो गर्ल्स सिंगल नंबर नाउन, गर्ल्स प्लूरल नंबर नाउन। हम बात कर रहे हैं पॉसेसिव केस की। प्रोनाउन का पॉसेसिव केस वर्ड क्लियर करता है। नाउन के पॉसेसिव केस हम बनाते हैं, और नाउन के पॉसेसिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं। जब सिंगल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस हमें शो करना होता है कि सिंगल नंबर नाउन किसी चीज का स्वामी या अधिकारी है, तो हम एस के पहले एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यह उस लड़की की पुस्तक है। दिस इज दैट गर्ल्स बुक। यह उस लड़की की पुस्तक है। लड़की की पुस्तक, इट मीन्स पुस्तक की स्वामी लड़की, जो संख्या में एक है। जब प्लूरल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस दर्शाना हो कि प्लूरल नंबर नाउन किसी चीज का स्वामी अधिकारी है, तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, MLB इज गर्ल्स स्कूल। MLB लड़कियों की शाला है। मतलब MLB की स्वामी या अधिकारी कोई एक लड़की नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं। कई बार जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। मान लीजिए ये तो यहां पे लिखा हुआ है MLB इज गर्ल्स स्कूल, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हमने ये वर्ड यहां पे ना लिखा होता और हम लिखते MLB इज डैश स्कूल, और गर्ल्स स्कूल के लिए हम आपको 1 2 3 गर्ल्स देते। बोलने में ये भी गर्ल्स है, बोलने में ये भी गर्ल्स है, बोलने में ये भी गर्ल्स है। प्रोनाउंसिएशन आर सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, इट मींस द यूसेज आर आल्सो डिफरेंट। ठीक है, संरचनाएं अलग अलग हैं, इसलिए उपयोगिताएं भी अलग हैं, लेकिन तीनों का उच्चारण एक है। बोलने में ये भी गर्ल्स, बोलने में ये भी गर्ल्स, बोलने में ये भी गर्ल्स। जब हम बोलते हैं, सुनते हैं गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। अब मान लीजिए हम लिखते हैं MLB इज डैश स्कूल और ये तीन ऑप्शन देते, तो अधिकांश लोग ये वाला गर्ल्स यहां लिखते। MLB इज गर्ल्स स्कूल। अगर ये वाला गर्ल्स हम यहां लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। GIRLS गर्ल्स, ये है लड़कियां। दे आर गुड गर्ल्स, वे अच्छी लड़कियां हैं। तो अगर हम लिखेंगे MLB इज गर्ल्स स्कूल, तो इसका मीनिंग हो जाएगा MLB लड़कियां शाला है। तो हम MLB लड़कियां शाला है ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। इट मीन्स ये गर्ल्स यहां पर रॉन्ग हुआ लिखने में। कई बार हम गर्ल्स स्कूल के लिए लिखते हैं GIRL एपोस्ट्रोफी एस गर्ल्स। अगर हम GIRL एपोस्ट्रोफी एस गर्ल्स यहां पर लिखेंगे तब भी गलत है। MLB इज या गर्ल्स, गर्ल्स स्कूल, तो ये गर्ल्स का अर्थ है लड़की की, इट मींस किसी एक लड़की की। MLB लड़की की शाला है, तो MLB किसी एक लड़की की शाला नहीं है। MLB की अधिकारी कोई एक लड़की नहीं है, इसकी अधिकारी बहुत सी लड़कियां हैं, इसलिए आएगा MLB इज GIRLS के बाद एपोस्ट्रोफी, गर्ल्स स्कूल, MLB लड़कियों की शाला है। सिंगल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस दर्शाना हो तो एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगता है। प्लूरल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस दर्शाना हो तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इंग्लिश में दो प्रकार के प्लूरल नंबर नाउन होते हैं। एक प्लूरल नंबर नाउन वो होता है जिसके आखिरी में एस होता है, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, आखिरी में एस। बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, आखिरी में एस। तो एक प्लूरल नंबर नाउन ऐसा होता है जिसके आखिरी में एस नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, MAN मैन सिंगुलर, MAN मैन प्लूरल, आखिरी में एस नहीं है। WOMAN वुमन सिंगुलर, WOMEN women प्लूरल, आखिरी में एस नहीं है। CHILD चाइल्ड सिंगुलर, CHILDREN चिल्ड्रन प्लूरल। MEN मैन, WMEN women चिल्ड्रन, ये ऐसे प्लूरल नंबर नाउन हुए जिनके आखिरी में एस नहीं है।
तो समझिएगा, ऐसा प्लूरल नंबर नाउन जिसके आखिरी में एस होता है उसका पॉसेसिव केस दर्शाने के लिए एस के बाद एपोस्ट्रोफी का उपयोग किया जाता है, और ऐसा प्लूरल नंबर नाउन जिसके आखिरी में एस नहीं होता है, अगर इसका पॉसेसिव केस दर्शाना हो तो एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगता है। चिल्ड्रंस टॉयज आर कॉस्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सिंगुलर के पीछे यूज करते हैं, सिंगुलर के पॉसेसिव केस को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। यहां पर हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते CHILDRENS के बाद एपोस्ट्रोफी, ये बोलते हुए कि प्लूरल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस है। अगर हम ऐसा लिखते तो ये गलत होता, और ये गलत इसलिए होता क्योंकि अगर हम एपोस्ट्रोफी को छिपाएं तो जो भी वर्ड बचता है वो यूज होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, GIRLS गर्ल्स, हमने हाइड किया एपोस्ट्रोफी तो हाइड होगा एस भी बचेगा गर्ल, GIRL गर्ल हम यूज करते हैं, शी इज अ गुड गर्ल। GIRLS के बाद एपोस्ट्रोफी, हमने हाइड किया एपोस्ट्रोफी बचा गर्ल्स, हम यूज करते हैं दे आर गुड गर्ल्स। अब अगर हम बोलें कि ये प्लूरल नंबर नाउन का पॉसेसिव केस है, हम एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो ठीक है, हमने लगा लिया, लेकिन हमने हाइड किया एपोस्ट्रोफी तो बचा क्या, चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस तो इंग्लिश में कोई वर्ड होता ही नहीं है, चाइल्ड का प्लूरल ऑलरेडी चिल्ड्रन हो चुका है, हम उसमें हम और एस लगा के प्लूरल का प्लूरल तो नहीं बना सकते। और कई बार एक बेसिक मिस्टेक हमसे ये भी होती है, हम ये मान के चलते हैं कि प्लूरल नंबर नाउन मतलब आखिरी में एस, और कई बार जब हम चिल्ड्रन लिखते हैं तो हम चिल्ड्रन ना लिखते हैं चिल्ड्रंस लिखते हैं प्लूरल के लिए, तो वो गलत है। लेकिन अगर हम एस के पहले एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो हमने छिपाया एपोस्ट्रोफी, छिपेगा एस भी, बचा है चिल्ड्रन, हम यूज करते हैं। So as we are talking about case, the first case that we discussed, it is nominative case, means subject. Second is objective case, that is object. And third is possessive case, that shows possession, जो स्वामित्व बताता है। Fourth case हमारा होता है vocative case. Vocative case means जब सेंटेंस में किसी को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो यह vocative case कहलाता है। एग्जाम्पल, बॉयज फिर कॉमा है, प्ले हियर, इसको जब हम बोलेंगे कॉमा मीन्स पॉज, बॉयज प्ले हियर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें लड़कों को आदेश दिया जा रहा है, लड़कों, और फिर आदेश दिया जा रहा है, बोला जा रहा है प्ले हियर, यहां खेलो। वोकेटिव केस में इस कॉमा का इंपॉर्टेंस है। अगर इन वर्ड्स को हम एज इट इज रहने दें और यहां सिर्फ कॉमा हटा दें तो हो जाएगा बॉयज प्ले हियर, लड़के यहां खेलते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस में किसी को एड्रेस किया जाता है तो ये वोकेटिव केस कहलाता है। तो इस प्रकार हमने 4 केसेस की बात करी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। और जब हमने अपना केस स्टार्ट किया था तब हम ये जानना चाह रहे थे कि यू आई में कब बदलेगा, यू मी में कब बदलेगा, ही हिम में कब बदलेगा, ठीक, ये सारी चीजें अभी हमको जवाब नहीं मिल पाया। इसका जवाब हमको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस चार्ट, इसी पर बेस्ड एक चार्ट हम डिस्कस करेंगे, केस चार्ट, और उसमें हम सारे प्रोनाउंस को बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे जो हमारी आगे की ग्रामर को इजी करेगा। आई होप you might have enjoyed this video. Thank you very much.